Good morning students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss product of two vectors. There are two types of the products. First is scalar product. So today we will discuss the scalar product and another is cross product. In other video we will discuss the cross product. Okay. So scalar product, what is the scalar product? It is also called dot product. It is also called the dot product. Let A and B are the two non-zero vectors. A and B are the two non-zero vector, ठीक है, which are inclined with angle theta, जो एक दूसरे से थीटा एंगल पर inclined है, ठीक है. Then their scalar या dot product is defined as A dot B is equal to magnitude of डॉट प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे डॉट लगा होगा, समझ आया ना आप बात को, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है. और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. क्लियर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा. क्लियर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल विच इज इन विच द बोथ एंगल्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. जो दोनों एक दूसरे के साथ में जो एंगल बना रहे हैं उसका कॉस साइन भी हमें लेना है. ओके, ठीक है. अगर सपोज करिए यहाँ पे थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो होने का मतलब है अगर थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1. कॉस जीरो 1 हो जाएगा तो ए डॉट बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. अगर थीटा 90 हो जाता है, थीटा 90 होने का मतलब बेटा ये है यहाँ पर कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 1. तो थीटा 90 होने का मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. तो परपेंडिकुलर होने की जो कंडीशन है वो ये हो जाएगी कि ए डॉट बी जो है वो जीरो हो गया. तो अगर जहाँ पे भी हमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना होगा तो हम यही शो करेंगे यहाँ पर कि ए डॉट बी जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा. ठीक है. अगर हम यहाँ पे देखें उसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि इनके बीच में कोई एंगल तो बनेगा नहीं. ठीक है. तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर. ठीक. अच्छा, अब जो हमारे पास आई जे के एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के अलॉन्ग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं उन पे कैसा रिएक्शन होता है, तो आई डॉट आई जहाँ पर सेम वाले मिलेंगे जे डॉट जे या के डॉट के, वहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी. इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. लेकिन जहाँ पर डिफरेंट मिल जाएंगे जैसे आई डॉट जे मिल गया या जे डॉट के मिल गया या के डॉट आई मिल गया, इस तरह से अगर मिलता है हमें तो फिर उनकी वैल्यू 0 रखना है. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है बेटा. जैसे अब ये दिया है, अब सपोज करते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर है और ए वेक्टर दिया है a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के, और बी वेक्टर दिया है a2 आई प्लस b2 जे प्लस c2 के. अब हमें यहाँ पर अगर a डॉट बी निकालना है, a डॉट बी अगर हमें निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आई का मल्टीप्लिकेशन होकर के 1 हो जाएगा. लेकिन जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो जे डॉट आई या के डॉट आई आएगा, तो वो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि डिफरेंट वालों में 0 हो जाता है. तो जब भी इसका मल्टीप्लिकेशन हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हमें क्या करना है, सेम वालों का के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करके रख देना है. तो ये हो जाएगा a1 a2, फिर ये हो जाएगा आपका b1 b2 और प्लस c1 c2. तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन इसका डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है यहाँ. ठीक है. कैसा डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको सेम कंपोनेंट्स के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करके रख देना, लेकिन फिर वो आई इंटू आई मतलब आई इंटू आई क्या बन जाएगा, 1. तो यहाँ पे 1 ही रखना है. ठीक है. ओके. तो ऐसा आपको करना है यहाँ पे. अब जैसे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछता है तो उसमें से ही हम जो अभी ए डॉट बी इक्वल टू ये निकाला था तो इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफर कर देंगे. तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा. तो इसका यूज करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो कुछ चाहे ए डॉट बी निकालें चाहे बी डॉट ए निकालें हमें क्या मिलना चाहिए, सेम आंसर मिलेगा. ठीक है. अगर हम किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगा जो लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन जब हम बाद में करेंगे और ए डॉट बी पहले फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर ऐसे. तो इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब बेटा ये है कि जैसे ऑन ए लाइन, ये भी लिखा है इसमें ऑन ए लाइन, किसी लाइन पर प्रोजेक्शन. जैसे सपोज करिए कि एक ये वेक्टर है ए, ठीक है, और एक ये लाइन दी है उसने बी लाइन, क्या लाइन दी है, बी लाइन. ठीक.
अब ध्यान रखिए, अब हमें इस ए वेक्टर का इस बी लाइन पर क्या है, या बी वेक्टर पर हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके प्रोजेक्शन का मतलब है इसकी शैडो, शैडो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, शैडो। तो हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ जो हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालने हैं तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज दिस, ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है तो बी का यूनिट वेक्टर लेना है हमें, ए डॉट बी कैप, और या फिर ए बी कैप क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बात दोनों सब एक ही है, ठीक है। करना हमें यहीं से पड़ेगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर यूनिट वेक्टर बी का फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ए से डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 3 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 दिया है, और मैग्नीट्यूड एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड बी इज √6 दिया है, ठीक है। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। हमें इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, ए और बी के। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो √6 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, √3, तो √3 रख दिया, 2 रख दिया, कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1/√2, और 1/√2 कॉज में किसकी वैल्यू होती है, कॉज 45 की। तो यहाँ से हमें मिल गया थीटा इक्वल टू 45, और यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, अगर आपने समझ लिया है तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर। अब ये इस टाइप से 2 वेक्टर दिए थे, यहाँ पे तो ऑलरेडी उसने क्या किया था, ए डॉट बी दे दिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे दिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दे दिया था। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमने निकाला तो 14 आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाला तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाला तो ये भी 14 आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको आता है, पिछली वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, ए डॉट बी निकाला तो मैंने क्या बताया आपको, ये वेक्टर दिस डॉट दिस वेक्टर। हमें आई वालों के, जे वालों के और के वालों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करा देना। तो 3 × 1 मतलब 3, -2 × -2 +4, 1 × 3 तो 3 हो गया। तो ये आ गया आपका 10, ठीक है। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो 10/√14 इंटू √14, तो ये हो जाएगा 10/14, दैट इज इक्वल टू 5/7। तो कॉस थीटा इक्वल टू 5/7, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, जिसमें आपको दो गिवन वेक्टर्स के साथ में आपको उनके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। तो i - j जो वेक्टर दिया उसको हमने a मान लिया, b वेक्टर दिया है i + j। तो मतलब हमें यहाँ पे फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b भी निकाला हमने, ये आ गया। b कैप निकालते हैं, b कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b। सो b वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो √2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1/√2i + 1/√2j। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या होता है बेटा, ए डॉट बी कैप। तो ए डॉट बी कैप, बी मतलब यूनिट वेक्टर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1/√2 - 1/√2, तो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन क्या मिला, 0। मतलब इस ए वेक्टर का इस बी वेक्टर पे कोई भी प्रोजेक्शन नहीं बन रहा है, होगा, तभी इसकी वैल्यू 0 आई। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस एंड ऑन द वेक्टर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग थर्ड क्वेश्चन की तरह ही आप लोग सॉल्व करेंगे अपने मन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है सो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। मतलब ए वेक्टर मान लीजिए हमने ये लिख लिया, बी वेक्टर ये लिखा है, सी वेक्टर ये लिखा है। तो हमें ये दिखाना है कि इनके जो है ये सभी के सभी यूनिट वेक्टर हैं। तो सबसे पहले आप इनके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, सभी तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी फाइंड करेंगे। ऑल विल बी 1, सभी के सभी 1 आएंगे तो आप कह देंगे कि वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
कि हमें ये बताता है कि वेक्टर ए बी पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी सी पर परपेंडिकुलर है और सी ए पर परपेंडिकुलर है। तो मैं एक को दिखा रहा हूँ और वैसे ही आपको दूसरे को दिखाना है। तो हमने क्या सबसे पहले क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी तो मतलब वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया। ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1/7 इंटू 1/7 कितना हो गया, 1/49 हो गया। तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 इंटू 16 -18 हो गया और 6 प्लस इंटू 12 2 मतलब 12 हो गया। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो मतलब ए डॉट बी 0 आ रहा है। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर ए डॉट बी 0 होगा तो इसका मतलब वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली आप लोग शो करेंगे कि बी डॉट सी भी 0 आ रहा होगा और सी डॉट ए भी 0 आ रहा होगा और आप कह देंगे कि हेंस ऑल 3 वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कह रहा है कि इसमें दिया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 दिया है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है। ठीक है, तो ये दिया है इसने एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी और आपको फाइंड आउट कर, आप ये भी दिया उसने कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8। तो इनका जब प्रोडक्ट कराते हैं तो ए डॉट ए फिर माइनस टाइम ए डॉट बी फिर प्लस बी डॉट ए फिर माइनस टाइम बी डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट ए मतलब सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट बी, अच्छा बी डॉट ए को भी हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, मैंने बताया कि ये कॉम्यूट करते हैं तो ए डॉट बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो गया। तो अब ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपका 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/63। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ गया, 2√2/√63। ऐसी मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है आपको तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी उसने दिया हुआ था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 16√2/√63। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोग अपने मन से सॉल्व करेंगे। इसमें आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। मतलब उनके बीच का एंगल दिया है, दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में सेम है और उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1/2 दिया है। तो हम सीधे से निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसकी जगह 1/2 रख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए रख देंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो भी ए के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे भी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए रख देंगे। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या थे, सेम थे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वे एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो सीधी सी बात है कि अगर ए यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वो कह रहा है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट कराते हैं तो एक्स डॉट एक्स हो जाएगा ये, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स डॉट ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट एक्स माइनस टाइम ए डॉट ए का ए हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे सेम होते हैं क्योंकि कम्यूट कर जाते हैं, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। और ए क्या है, यूनिट वेक्टर है तो इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड क्या, 1। तो 1 का स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा √13। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। 10 कह रहा है इसमें 3 वेक्टर्स दिए हैं। वेक्टर ए 2i + 2j + 3 के, वेक्टर बी दिया है -i + 2j + k और वेक्टर सी दिया है 3i + j। ठीक है, तो हमें ये शो करना है आज सच दैट कि a + λb इज द परपेंडिकुलर और टू वेक्टर सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें कह रहा है कि a + λb पहले हम वेक्टर निकाल लेते हैं क्या, तो a + λ टाइम्स ऑफ b। तो ये हो जाएगा 2 - λi 3 + 2 λ j + 3 + λ k। इनको ऐड कर दिया हमने। अब सिंस ये बात ये कह रहा है कि ये वो वेक्टर a + λb और
दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मतलब a प्लस लैम्डा बी डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर सी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यही हमने कंडीशन पढ़ी है परपेंडिकुलरिटी की। तो यहाँ पर वेक्टर a प्लस लैम्डा बी ये रख दिया हमने और वेक्टर सी ये रख दिया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो i वाले का i से करा देंगे तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा और 1 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा और j वाला k वाला टर्म्स है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा वो तो इक्वल टू जीरो। तो 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो 9 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर और लैम्डा इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग में आपको डॉट प्रोडक्ट रखना है ये कैसे हमें करना है। मैंने जो आपको पहले इसके पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट को ज़रा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए। तो हम इनके डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ये दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे बोथ आर परपेंडिकुलर। तो इनका मैग्नीट्यूड निकालते दो, इनका प्रोडक्ट निकालते तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी डॉट बी किया जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए डॉट बी ये आ गया। यहाँ से करेंगे तो ऐसे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ए डॉट बी और यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए। ठीक है, तो ये दो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए, मतलब हमें क्या मिल गया, जीरो। और जीरो मिल गया तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या आपस में परपेंडिकुलर है, हेंस प्रूव हो गया। तो अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो शो कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बेटा, 12 कहता है ए डॉट ए जो है वो जीरो है, ए डॉट बी जीरो है। तो अगर समझिए पहले ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर अगर जीरो तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो होगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होगा वो जीरो वेक्टर होना चाहिए 100%। ठीक है, ए वेक्टर जो होगा वो जीरो वेक्टर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा ही होगा क्योंकि ए डॉट बी ए डॉट ए जीरो दिखा रहा है ना, ए डॉट ए जीरो दिखाने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो होना। और मैग्नीट्यूड ऑफ अगर ए जीरो है तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो होगा वो जीरो वेक्टर होगा। अगर जीरो वेक्टर का बी के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब बी कुछ भी वेक्टर हो सकता है, बी कोई भी एनी वेक्टर हो सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए आप अपने मन से, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरह है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो बट द कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। ठीक है, कह रहा है कि अगर ये तो ए जीरो होगा, वेक्टर ए जीरो होगा या वेक्टर बी जीरो होगा, लेकिन क्या होगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट दोनों का जीरो है। तो ये सीधी सी बात है कि वेक्टर ए अगर जीरो है या फिर वेक्टर बी जीरो है तो अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डॉट बी तो जीरो आएगा बेटा, बिल्कुल सिंपली सी बात है। जैसे यहाँ पे भी आ रहा था कि अगर ए दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी कह रहा है। तो अगर ये ऐसा है तो शो करिए कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर ये जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई जीरो होगा। ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग निकालते हैं, हमने दो वेक्टर ऐसे कंसीडर किए, एक वेक्टर ये लिया और एक वेक्टर ये लिया। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखिए ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल के ये आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना वेक्टर ए जीरो है और ना ही वेक्टर बी जीरो है, मतलब ए भी जीरो नहीं है बी भी जीरो नहीं, लेकिन यहाँ पे ए डॉट बी जीरो था, तो मतलब इसका कन्वर्स तो ट्रू हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, हर केस में ट्रू नहीं होगा, कहीं कहीं ट्रू हो सकता है लेकिन हर केस में ट्रू नहीं होगा। ओके, तो ए जीरो हो या बी जीरो हो तो उनका ए डॉट बी जीरो होगा, ये निश्चित है। लेकिन ए डॉट बी जीरो है तो ए जीरो हो या बी जीरो हो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो केस दिखाया कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 ये सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो फिर से आप उन्हीं तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज 10.3 फिनिश होती है। नेक्स्ट हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत समझना थोड़ा सा
दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, हमें ध्यान देकर समझना पड़ेगा। तो कल के वीडियो में जिससे से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के देखिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर टुडे, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।